कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने शादीशुदा होने के बावजूद पति के तानों से तंग आकर, आजिज आकर एक ऐसी इबारत लिख दी जिसे तोड़ पाना शायद ही किसी के लिए मुमकिन हो पाएगा। हमारे साथ झज्जर की रहने वाली रेनू काद्यान हैं, जिन्होंने ओमान में हुई पैदल दौड़ थी उसके अंदर गोल्ड मेडल जीत भारत के नाम को रोशन किया है, प्रदेश के नाम को रोशन किया है, देश के नाम को रोशन किया है। रेनू जी, स्वागत है हरियाणा तक के इस मंच पर आपका। कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को आप? जी, नज़रिया तो साफ है बस, लेकिन रोलर कोस्टर की तरह लाइफ रही है। अप एंड डाउन आए हैं और चैलेंजेस आते रहे लाइफ में, लेकिन अपने जो भी चैलेंजेस हैं लाइफ को मैं समझती हूँ इंसान को खुशी से स्माइल के साथ अपनाना चाहिए, रोते हुए नहीं। कि ये सोचो कि जैसे अगर क्वेश्चन पेपर टफ आ गया है तो कोई बात नहीं, सॉल्व तो करना ही है। जैसे एक छोटी सी बात है, जो मैथ्स में जो सम्स मिलते हैं, बुक्स मिलते हैं, पहले सम प्रॉब्लम्स मिलते हैं, उसके पीछे आंसर्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चन टफ हो, आंसर तो है ना, फिर भी लास्ट में है। तो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड से कोई बात नहीं, टफ कितनी लाइफ हो, आंसर फिर भी है। तो रोना नहीं है, निराश नहीं होना है और आंसू पूछ के आगे बढ़ते रहना है स्माइल के साथ, ये मैं समझती हूँ। कुछ लोगों ने तंग आकर बहुत उल्टे उल्टे कदम उठाए हैं, लेकिन आपने तानों से तंग आने के बावजूद एक ऐसी इबारत लिखी जो कि भारत का नाम रोशन कर रही है। गोल्ड मेडल आपने जीता, क्या कुछ वो कहानी है? एक बार उसके बारे में बताएं आप। यस, देखिए अपने इंडिया में, शायद मैं सिर्फ इंडिया का नाम लूँगी, बहुत वर्ल्ड के हर हिस्से में कुछ है, कुछ जागरूक हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। ऐसे सिचुएशंस आती हैं सबकी लाइफ में, एक वीमेन के साथ, कई बार मैंने मैन के साथ भी देखी हैं। उनको कभी बुली नहीं करना चाहिए। किसी को कोई अगर कोई बुली करता है ना कि तू ये है, तू कुछ कर नहीं सकती, तू तो बड़ी आज़ाद है, मैं कहती हूँ आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम कौन होते हो आज़ाद देने वाले कि तुमने, मैं तो ज़्यादा आज़ादी देती, कोई ऐसे कहता है, मतलब तुमने आज़ादी दी है, मतलब क्या तुमने मुझे एक पिंजरे में रखा था और तुमने मुझे अब आज़ादी, बटन दबा के आज़ाद, बटन दबाए आज़ाद नहीं, क्या ऐसा है? नहीं, आज़ाद हम जिस दिन से हमारा जन्म हुआ धरती पर, हमारे उस दिन से हमें आज़ादी मिली है, ठीक है। लेकिन हम, वो हमारी सहन शक्ति कह लो या कुछ कह लो, कि हम उसको आज़ादी को हम अपने कल्चरल के हिसाब से कह लो, कल्चर कह लो अपना, या संस्कार कह लो, कुछ भी हम समझ, लेकिन संस्कार का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को भूल जाओ, ठीक है। रोना, किसी को मारना पीटना और किसी को जलील करना, कहीं भी कुछ भी बोल देना किसी के सामने भी, वो एक नहीं दर्शाता कि एक अच्छी चीज़ है। किसी शख्स ने आपको कहा था कि मेरे बगैर 2 कदम नहीं चल पाओगे, और वॉकिंग रेस में आपने गोल्ड मेडल जीता है। यस, मुझे बहुत ही कि तेरा वजूद क्या है, क्या है तू, तुमको पता है तू मेरे बिना कुछ नहीं चल सकती, तू मेरे बिना एक कदम खड़ी भी नहीं हो सकती है। मैंने कहा ओके फाइन, ठीक है, मैं ट्राई करूँगी। मैंने इसको ये नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, मैंने कहा फाइन, बस हाँ सच बताओ, मैं दरवाज़ा बंद करके रोती रही थी, क्योंकि उस टाइम का जो माइंड लेवल था ना, वो एक डरा हुआ कह लो, सहमा हुआ कह लो, झिझक कह लो, बाहर खुद को अपने आप, सबसे पहली बात अपने आप से बाहर निकलने की, वो अपने आप से बाहर निकल नहीं पा रही थी मैं, बहुत मुश्किल हो रही थी बाहर निकलने की। ज़रा से निकलती तो ऊपर से नेगेटिव कमेंट्स, फिर वो बौछार हो जाती, फिर मैं वहीं दब जाती, फिर बाहर निकलने की कोशिश करती, फिर मुझे कमेंट्स ऐसे आते कि फिर मैं नहीं निकल पा रही थी। लेकिन एक भगवान का आशीर्वाद कह लो, शक्ति कह लो, कि बस रेनू को जो, या एक मेरे एक जैसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी है, उसके भी तो एक सहने की शक्ति होती है ना, वो कब तक, कोई एक दिन में तो नहीं ज्वालामुखी फटता है, तो टाइम लगता है। मेरे भी शायद 15-17 साल की जो शादी की थी उसमें भी टाइम लगा ज्वालामुखी फटने में, तो शायद ज्वालामुखी जब फटता है उसमें। चुनौतियों से कैसे पार पाया आपने? चुनौतियों से पार, बहुत अलग अलग चैलेंजेस देखने पड़े, कि मुझे कई बार सोसाइटिकल लाइक थॉट्स भी आए, उन्होंने मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे मारने की भी कोशिश की, बट वही ना, बचाने वाला अगर भगवान है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है, यही मैं समझती हूँ। घरेलू जिंदगी से स्पोर्ट्समैन तक का सफर, ये कैसे शुरू किया आपने? घरेलू ज़िंदगी में मैं पहले सोचती कि चल घर शादी होगी, जैसे हम सब अपने इंडिया में यही कल्चर की, शादी हो गई सब कुछ फाइन, ठीक है, शादी हो गई भाई, लाइक गृहस्थी वगैरह शुरू कर रही थी मैं, बट उन केस मैंने बीच में, तो ये है तो वो है, जब धीरे धीरे और लेवल तक, जब ये करी, एक चीज़ है कि अगर हम सहना एक बार शुरू कर देना तो लोग समझते हैं कि तो कमज़ोर है, इसका कितना कुछ कह लो, फिर बात बातों तक नहीं रहती है, फिर लातों हाथों पे आ जाती है बात, ठीक है। फिर वो जब बात इंटेंसिटी इतना बढ़ जाती है तो फिर मेरे माइंड पे ऐसे करने लगा था कि रेनू, मैं ऐसी हो गई थी कि एक समय जो इतना खड़ी हुई मैं गिर जाती थी, चक्कर आ जाते थे मुझे, मैं सहन, क्योंकि वो अंदर ना, जो जब रोते हैं ना, इंसान को रोना ऐसे नहीं आता है पहले, क्योंकि मैं पेट से रोई हूँ, यहाँ तक आता है, फिर गला भर जाता है, फिर यहाँ तक दर्द होता है पेट में, फिर आंसू आते हैं, वो चाहकर भी हम आंसू कंट्रोल करना चाह रहे हैं, नहीं रुक पाते, कई बार आंसू आ जाते हैं लाइफ में, ऐसे वर्डिंग्स किसी के धक्का मार जाता है, कई बार सबसे शक्ति होती है एक बच्चे की,
माँ सब कुछ सह सकती है, शायद मैं भी सही लेती, लेकिन जब मुझे दिखा ना ये मेरे बच्चों के लिए ठीक नहीं है, मैं कहा नहीं बस अब मुझे मेरे बच्चे ही मेरी ताकत है, मेरे हीरे हैं, मैं तो उनको स्टार बोलती हूँ। और हम लोग बच्चे हम बहुत एक फ्रेंड की तरह रहते हैं हम तीनों, हम बच्चे और हम दोनों, हम तीनों। तो अच्छा है सबके साथ, देखिए होता है सबके साथ, कोई है कि बता देता है, कोई नहीं बता देता है। और वॉकिंग रेस की शुरुआत कैसे हुई रेनू? वॉकिंग रेस की शुरुआत की हम बात करें तो मुझे पहले नहीं पता था कि क्या, मैं तेज़ तो चलती ही थी और मुझे सुनने को मिलता था कि भाई मतलब कोई बोलते कि तू खड़ी भी नहीं हो सकती है, कि मेरे नाम के बिना तेरा वजूद ही नहीं है, तेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। मैंने कहा ओके फाइन। तो फिर मैंने एक इवेंट देखा रेस वॉकिंग, मुझे पता नहीं था कैसे करना है, उसको नहीं आता था, मुझे यूट्यूब पे सर्च मारा, यूट्यूब पे देखा तो उसको चलना देखा। फिर मुझे कोच मिले शमशेर सर रोहतक से, उन्होंने मुझे बताया, थोड़ा सा हेल्प किया, मुझे गाइड किया, बहुत गाइड किया एक्चुअली उन्होंने मुझे। देन मैं आगे निकली। फिर उसके लिए फाइनेंशियली मुझे इश्यूज़ था, फाइनेंस बिकॉज जिनको हक है देने का राइट है वो नहीं दे रहे थे, बट मेरे पेरेंट्स तो थे ही, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया फाइनेंशियली, मेंटली बहुत सपोर्ट किया। फिर मैं उनसे आगे बढ़ी। फिर स्पोर्ट्स में जब करते हैं बहुत सारी चीज़ों का हमें सामना करता है, वर्कआउट कहाँ करना है, कैसे करना है आपको, उसमें गाड़ी का होना चाहिए साथ में, अगर वर्कआउट स्टेडियम दूर है तो फिर कितना किलोमीटर दूर है, आपको उसके लिए गाड़ी चाहिए। मुझे पता है मैं अभी ओला बाइक, कभी अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के बाइक पे, वो भी पता है इतनी ठंड लगती थी, मैं 2-2 3-3 जैकेट पहन के और लोअर 2-2 3-3 डबल ट्रिपल लोअर पहन के इतनी ठंड में जाती थी वर्कआउट करके। फिर वापस आना कि मुझे बच्चों के लिए खाना पीना भी बनाना है, वापसी में फिर कभी ऑटो मिला है, कभी कुछ मिला है, क्योंकि गाड़ी नहीं थी, वो तो गाड़ी अभी मुझे पेरेंट्स ने दी है मुझे। तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आए हैं। रोलर प्रैक्टिस से लेकर गोल्ड मेडल तक का सफर कैसा चुनौतीपूर्ण रहा, और कुछ महिलाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वुमेंस डे भी गुजरा है और आज भी आपको सम्मानित किया गया है द्रोणाचार्य कॉलेज में? जी, प्रैक्टिस से अगर मेडल तक का सफ़र ना तो बहुत ही टफ रहा है। कभी अगर स्वेटिंग की बात कर लो, एक मेडल होता है ना उसके पीछे बहुत चीज़ होती है, आंसू, दर्द, पसीना, खून, तब वो जाके एक मेडल बनता है। और उसकी बयान जो हर एक मेडल विनर चाहे कोई भी चीज़ का हो, वो मेडल विनर की जो चीज़ है ना वही पहचानता है। मैं समझती हूँ एक मेडल की जो एक खिलाड़ी है ना उसके 2 दोस्त हैं और 2 ही दुश्मन हैं। दोस्त वो होते हैं कि आपका निरंतर अभ्यास और परिश्रम, और दुश्मन क्या है, आलस्य और निंदा, सॉरी नींद, अपनी नींद। ठीक है, अगर आप इन पे कंट्रोल कर पाए तो आप कुछ कर पाओगे। तो ये सब चीज़ के लिए। और कोई कहता ना कि मैडम हमें तो ना रिजेक्शन मिल गया, मेरे इस चीज़ में सिलेक्शन नहीं हुआ, सपोज कोई आईएएस की किसी चीज़ की भी तैयारी, क्योंकि मैं भी एक टाइम आईएएस की तैयारी कर रही थी। अब भगवान ने शायद लिखा मुझे स्पोर्ट्स में था, मैं तो आईएएस की भी तैयारी की थी, 1 या 2 बार मैंने अटैम्प्ट भी किया था। इवन मुझे अभी तक याद है, मैं जब आईएएस की तैयारी कर रही थी तो फिर मैं घर में खाना बनाती ना, वो जो गैस होती है उसके नीचे हिस्ट्री के लाइक नंबर ईयर्स याद करने के लिए गैस के नीचे छुपा के रख दी थी, क्योंकि मुझे हर चीज़ में टोका तो जाता ही था इन लॉस के यहाँ पे। तो मैं फटाफट से निकालती, जिसके पीछे दिख रहा है तो फिर फटाफट गैस के नीचे छुपा देती कि मुझे डांट सुनने को मिलेगा फिर से, तो ये क्या कर रही है, ये वो फलाना फलाना भी सी। मैंने कहा ओके। फिर स्पोर्ट्स में कैसे आ गई, शायद भगवान यही चाहते थे मैं स्पोर्ट्स में आ गई, बच्चों का सहारा मिला मुझे और चलती गई। और अभी मैं वीमेंस को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि तुम ना अपने आप को पहचानो, तुम्हें जो पहचानने, जो तुम्हारी जो वजूद है ना तुम्हारा, उसे टटोला जा रहा है। तुम्हें हर बार कहा जाए तुम्हारी परीक्षा, भाई तुम क्यों दोगी परीक्षा, तुम उनसे मांगो परीक्षा जो तुम्हें कहते हैं परीक्षा। मैं किसी को, मैं ये नहीं कहती अपना घर छोड़ो, नो, जितना हो सके निभाओ, अच्छी बात है सबसे, क्योंकि देखो ताली 2 हाथ से बजती है, क्लैपिंग 2 हाथ से होती है, जितना हो सकता है तुम उसको निभाओ, मगर अपने वजूद पे जब तुम्हारे आए ना वो बात गलत है। यानी कलयुग की सीता जो है अब सवाल पूछेगी परीक्षा लेने वालों से? जी देखिए, मैं समझती हूँ परीक्षा लेने वाला पहले अगर खुद खरा है तो ही परीक्षा ले किसी की, उसका कोई हक नहीं है। अगर आप खुद दोषी हो फिर दूसरे को परीक्षा लोगे तो फिर वो मैं नहीं जानती, क्या कहते हैं नहीं, पत्थर मारने से पहले वो पत्थर मारे जो दोषी ना हो। तो अच्छा रेनू, कितने प्रतिभागी थे आपके साथ ओमान के अंदर जो आपने कीर्तिमान स्थापित किया? जी, हमारे जो 42 पार्टिसिपेंट्स थे हमारे साथ, अपने जो टूर्नामेंट थे हमारे एज के हिसाब से होता है 35 टू 40, 40 टू 45 इस हिसाब से। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हमारे पार्टिसिपेट किया था, और अभी ड्यू टू कोरोना जितने कंट्रीज़ होनी चाहिए उनसे थोड़ी सी कम थी, मगर फिर भी चैलेंज टफ था वहाँ पे। और बहुत ईरान थी, कनाडा, रशिया, नहीं सॉरी रशिया नहीं था, मतलब कि पाकिस्तान भी थे, कुछ अपने इंडियंस थे, ओमानी भी थे, तो बहुत सारे लोग थे, ग्रीस भी था, यूके भी था, ब्रिटेन भी था, तो बहुत सारी कंट्रीज थे, ऑस्ट्रेलिया भी था, यूएस भी था। तो लाइक अच्छा लगता है उनके साथ रहना और फिर खेलना उनके साथ, फिर मेडल जीतना, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो अच्छा मेडल हासिल कर लिया, आपके कुछ हासिल करने का आपने एम बनाया है, लक्ष्य बनाया है?
मैं समझती हूँ कि ना एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक्स का। तो मुझे नहीं पता क्या होगा, बट मैं पार्टिसिपेट ज़रूर करूँगी। मेरा कहने का मतलब है कि देखो, ट्राई ज़रूर करना चाहिए सबको, क्योंकि लोग आपके सामने कहेंगे कि एज होती है ये वो, अरे भाई वो सब एक दिमाग में से हटाओ। ट्राई करने में तुम्हें, ट्राई करने के, देखो मैं, सबने मरना है एक दिन, तो मरने से पहले कुछ करके जाओ ना। तो भगवान ये थोड़ी कहेगा कि अब मत करो, एज हो गई है। अरे कोई बात नहीं, ट्राई देखो। बार बार रीनू एज की बात कर रही हैं, महिलाएं अपनी एज छुपाती हैं। आपकी एज कितनी है? 2 बच्चे हैं आपके। मेरी एज 39 है, और आई एम 39। मुझे कोई वो शर्म नहीं है कुछ, आई मीन एज छुपाने से क्या भाई। एज तो मुझे नहीं लगता कि एज छुपानी चाहिए, वो सबकी मेंटेलिटी है। बट मैं तो खुशी से कहती हूँ आई एम 39, और अभी कोशिश रहेगी कि जल्दी से 2 साल है, 24 में पार्टिसिपेट करने की ज़रूर कोशिश करूँगी मैं, इंडिया को रिप्रेजेंट की। तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके पति ने उनको ये कहा था कि तू मेरे बगैर 2 कदम नहीं चल पाएगी, और इस महिला ने न केवल उस मिथ को तोड़ा, बल्कि वॉकिंग रेस के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। और ये नज़ीर बन गई है बाकी सब महिलाओं के लिए जो शादीशुदा होने के बावजूद ये सोचती हैं कि अब उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। 39 वर्षीय रेणु काद्यान झज्जर की रहने वाली हैं, और उन तमाम महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बनने का ज़रूर प्रयास करने में लगी हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।